चलो हो गया स्टार्ट। देखो अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, कॉमनली इस बार भी देखा गया है कि आ रहा है, तो आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना हमको, जो जो चीजें लग रही है मेंस में आ रही है मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, मैंने लिख दिया ऑलरेडी ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, तो ध्यान सुनिएगा। अगर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जब सर्कल में ही मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है चीजें किसमें चल रही है, एंगल्स में चल रही हैं। जहां मोशन आ जाता है वहां डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन पक्का पक्का होने वाला है। सर्कुलर मोशन की खासियत क्या है, इसमें दो चीजें एक साथ हो रही हैं, लीनियर भी चल रही है बॉडी और एंगुलर भी चल रही है। अब ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला पैरामीटर बनता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने। कभी भी डिस्प्लेसमेंट हम जब लेते हैं तो किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। मैंने सपोज मान लिया कि एक्स से ले रहे हैं हम लोग, तो मान लो एक्स से ए पॉइंट से चला बॉडी ए डैश तक चला, तो कितना हो गया थीटा। तो थीटा सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आर क्या है, ए से ए डैश तक आर क्या आपका, और बेटा जी रेडियस ये रहा, और इसे एल बाय आर भी लिख लेते हैं। यूनिट आपको पता है रेडियन होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जहां जाता है रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ एंगल में चल रहा है तो एंगल के साथ चलेंगे। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी आए। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कोई चीज एंगल में चल रही है तो दो तरीके चल सकती है, या तो वो अपना यूनिफॉर्मली एंगल चल रहा हो 1 डिग्री, फिर अगला 1 सेकंड में 1 डिग्री, अगले में 2 डिग्री, तीसरे सेकंड में 3 डिग्री, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। परंतु अगर वेलोसिटी चेंज होने लग जाए तो एक्सेलरेशन भी आ जाता है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखते हैं, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। जब छोटे एंगल की बात करेंगे थोड़े कम समय के लिए, तो इसे एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी का नाम देता है डायरेक्शन के साथ। तो जहां भी वर्ड आता है एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल एंगुलर पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम जो भी लगा। और जब भी कहीं इंस्टेंट की बात आती है तो आपको पता है डिफरेंशिएशन मानना पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेलोसिटी आपका छोटे एंगल में वेक्टर लॉ एडिशन फॉलो करता है, इसलिए वेलोसिटी बोली जाती है इसको। और इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। मतलब अपना राइट हैंड थंब रूल निकालो, अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी इसकी डायरेक्शन ओमेगा की बाहर की तरफ आएगी परपेंडिकुलरली, और यदि आप ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ आएगी। ये मैंने मेंशन कर दिया है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर, वेलोसिटी हो गया एंगुलर, तो बेटा जी आपका एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एंगुलर, दो कैटेगरी है इसमें। एवरेज में हमेशा दो वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी दो एंगुलर वेलोसिटी होंगी, इनिशियल ओमेगा 1 ओमेगा 2 फाइनल। वो क्वेश्चन में कोई ना कोई देगा कुछ ना कुछ आपको इक्वेशन, ठीक है। और T2 माइनस T1। तो ध्यान रखिएगा, जहां एवरेज पूछेगा वहां पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है, जहां पे इंस्टेंटेनियस बोलेगा वहां पे डिफरेंशिएशन 100% करना होता है, ठीक है। तो आई होप इतने क्लियर है। ये पैरामीटर्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप आराम से इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनने वाली है, लीनियर और सर्कुलर के एंगुलर के बीच में रिलेशन बनाएंगे, वो आपके फॉर्मूले में क्वेश्चन में काम आती है, और कई जगह दूसरे न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले काम आ जाते हैं एज इट इज, ठीक है, एज अ टूल की तरह। तो फटाफट छाप लो इसको और लिखो जल्दी से आगे। रोक देना, इसको रोकना है बस। देखिए पिछले वाले टॉपिक पे एक क्वेश्चन लेके समझते हैं आखिर करना है क्या है इसको, है ना, कैसे इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बोल दो या फिर एंगुलर स्पीड वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है। जब डायरेक्शन ले लेंगे तो वेलोसिटी, डायरेक्शन हटा लेंगे तो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी स्पीड हो गई। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला एवरेज निकालो 1 से लेके 2 तक। ध्यान रखिएगा एवरेज में हमें 2 वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए टाइम हमेशा 2 दिए होंगे। इंस्टेंट में क्या मतलब होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसका मतलब हमें टाइम एक ही दिया होगा, है ना। तो आपको पहले केस में डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है, तो पहले केस में क्या करना होता है, हाँ, तो पहले केस का सॉल्यूशन देखो। आपको पता है कि यार एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस T1 गाइस। तो ओमेगा 1 कब निकलेगा, जब T1 की वैल्यू डालेंगे 1 सेकेंड इस इक्वेशन में, और ओमेगा 2 कैसे निकलेगा, जब आप T की वैल्यू डालोगे 2 सेकेंड। तो सिंपल बात है, ओमेगा 1 निकालने के लिए T की वैल्यू कितनी डालेंगे आप, 1 सेकेंड। तो आप जब यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 3 सीधे 3 + 4 + 5 कितना हो गया भाई, 9, 12 हो गया।
यूनिट क्या होती है इसकी, ओमेगा की रेडियन पर सेकंड होती है, रेडियन पर सेकंड। और अल्फा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात है, एक्सेलेरेशन जो होता है हमारा वो सेकंड का स्क्वायर चलता है। ये दूसरा निकालो, ओमेगा 2 निकालने के लिए आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी 2, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 बेटा जी। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपके पास 4 3 12, 12 प्लस 8 20 प्लस ये तो 25 हो गया, 25 रेडियन पर सेकेंड गाइज। अच्छा नाउ सिंपल हम बोलेंगे एवरेज की ये वैल्यू क्या आएगी, देखो सर सेकंड वाला ओमेगा 2 है 25 और ये कितना हमारे पास 12 और टाइम क्या होगा 2 - 1, तो 25 में से 12 गए तो कितने बचे, हाँ 12 24, 11 13 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर। यूनिट से भी पहचानना होता है आपको, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, इंस्टेंट में सिंपल क्या करने का, आपको डिफरेंशिएट करना है भाई। अल्फा इंस्टेंट में आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट मार देना है, फिर वैल्यू डाल देनी है। डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, 3t स्क्वायर में 3 बाहर और 2 का क्या होगा, ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 प्लस 4 प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और टाइम की वैल्यू कितनी डालनी है अपन को 1 सेकेंड, तो 6 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो आ गया आंसर 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया आपका क्वेश्चन, पूरा हो गया हमारा, ठीक है। तो छाप लो भाई। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग के रिलेशन क्या होने वाला है, स्पीड, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड। अब लीनियर क्यों है सोचो जरा गौर से, एंगुलर और लीनियर क्यों है इसमें। आप देखो पार्टिकल सरकमफेरेंस पे चलता है सर्कल के अंदर, राइट। तो बेटा जी ए से अगर ए डैश पहुंचा तो ये कवर किया इसने, किया ना, साथ में एंगल भी कवर हो गया। तो एक साथ दो चीजें हो रही है इसकी, एंगुलर भी चल रहा है और लीनियर भी चल रहा है। तो यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड से डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल पता है कि सर थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ए से ए डैश है, जिसको मैंने नाम दिया है एस, दिया है नाम, क्या दिया है एस, तो एस इंटू आर। तो बेटा जी यहाँ पे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। इसको कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा ds बाय dt, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये हो जाएगा r कांस्टेंट है, रेडियस तो बदल ही नहीं रहा हमारा। और ये देख लीजिए आप, तो मुझे गौर से बताइए ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, लीनियर स्पीड, इसे हम बोलेंगे v लिखेंगे, इसे टेंजेंशियल भी बोल देते हैं हम लोग। और बेटा जी r एज इट इज रेडियस, और ये क्या होता है, ये क्या होता है ओमेगा, क्या होता है ये, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पीड, और टेंजेंशियल भी बोल देते हैं इसको, और टेंजेंशियल भी बोल देते हैं इसको, टेंजेंशियल स्पीड। और यहां पे इसे बोलेंगे एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो अगर हमारे पास समझ में आ गया रिलेशन, आपको इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह काम आता है, रोटेशन में भी काम आता है और सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह में भी काम आता है। इसी के साथ एक और चीज देख लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ एंगल का क्या रिलेशन है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको पता है सर v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसी को लपेट दो यार, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो वेलोसिटी आती है या स्पीड आती है, तो सेम बात स्पीड बदलेगी तो क्या आएगा एक्सेलरेशन। इसको फिर से डिफरेंशिएट मार दो तो dv बाय dt, सीधे लपेटते हैं r कांस्टेंट d ओमेगा बाय dt। तो बेटा जी ये बन गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसे लीनियर भी बोला जाता है। और अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, तो ये हो गया r, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा गाइस, ठीक है, चल रहा है। ये हो गया हमारा टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको बोल देते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। और ये होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, लीनियर के बाद एंगुलर, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको।
या आप ये याद कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है, डिफरेंशिएट ही तो मानना है सिर्फ आपको, अदरवाइज ये याद रखिए, ये रोटेशन में काम आता है, ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन में भी काम आएगा। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा बड़े प्यार से आपको, छापो इसको। देखिए सर्कुलर मोशन में ना कितने टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। आपका एक एंगुलर तो है ही कि एंगल बदल रहा है, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो चल ही रहा है ना, साथ साथ सर्कमफेरेंस चल रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा। और तीसरा एक और चीज होती है सर्कल में घुमाने के लिए चाहिए होता है सेंट्रीपिटल, जो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं टेंजेंशियल की। आप खुद ही डायग्राम में देख रहे थे कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट, ध्यान रखिएगा रेफरेंस पॉइंट बिगड़ तो आप डिस्प्लेसमेंट लेते ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रेफरेंस माना है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो। तो मैंने कहा ए से अगर पार्टिकल बी तक चला गया, अभी हमने देखा था ये एस था, इसको मैंने ए डैश बोला था, ए डैश रहने दो, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एंगल, ये रेडियस। तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो टेंजेंशियल और एंगुलर के बीच का रिलेशन। परंतु और क्या कह सकता है टेंजेंशियल, और कौन सा तरीका है टेंजेंशियल लिखने का? तो आपने पढ़ा है कि एक्सलेशन डीवी बाय डी भी होता है, डीवी बाय डी, बट यहां एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बहुत बारीक वाली, कि टेंजेंशियल एक्सलेशन कब आता है। देखो सर्कल में घूमने के दो तरीके हैं, क्या? अगर एक तो ये कि इंसान की हर जगह स्पीड की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है, कैसी है? सेम है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म चल रहा है, मतलब 1 डिग्री 1 सेकंड, 1 डिग्री 1 सेकंड, 1 डिग्री 1 सेकंड। तो अगर एंगल और टाइम बराबर है तो ओमेगा क्या हुआ? कांस्टेंट। क्या हुआ? फिर से सुना मेरी बात, मैंने कहा 1 डिग्री 1 सेकंड, फिर अगली 1 डिग्री 1 सेकंड, है ना? तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपका ओमेगा क्या हो गया, इससे कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर ओमेगा नहीं बदलेगा तो एंगल एक्सलेशन क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही? ऐसे ही बात इस पे कर लेते हैं टेंजेंशियल, कि डिस्प्लेसमेंट अगर वो 1 सेंटीमीटर चल रहा है 1 सेकंड में, फिर इसमें तो इससे क्या होगा, ये टेंजेंशियल एक्सलेशन 0 हो जाएगा। देखो सर्कुलर ट्रैक में एक इंसान धीरे 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 गाड़ी चला रहा है यूनिफॉर्म, एक इंसान ड्रिफ्ट मार रहा है। मूवी देखी होगी आपने फास्ट एंड फ्यूरियस, क्या बढ़िया गाड़ी चलाते हैं वो लोग, है कि नहीं? मतलब मैंने पहला वाला देखा था, उसको टोक्यो करके कुछ है, टोक्यो ड्रिफ्ट। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बढ़िया दिखाते हैं नॉन यूनिफॉर्म को, वो दिखाना चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन में भी आप एक्सलेशन कर सकते हो, वो भी नॉन यूनिफॉर्म। तो समझो यहाँ पे अगर आपकी ये मैग्नीट्यूड बदल रही है, देखो भाई डायरेक्शन तो वैसे बदलने वाली है, चाहे ये यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। देख रहे हो हर पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वो डायरेक्शन है वो बदल रही है, यानी वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करती है, मैग्नीट और डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन तो बाय डिफॉल्ट चेंज होनी ही होनी है, समझ में आई बात? लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होगा? 0। इफ V magnitude is not changing, magnitude not changing, इस बात को पकड़ लेना ध्यान से, not changing, ये नहीं बदल रहा अगर ये, तो बेटा जी टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पे फॉर्मूला क्या बना दूसरा, AT इज इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, D बाय डी टी, V वेक्टर के ऊपर मॉड लगाना है। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ही टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा। तो हमारे पास दो तरीके हो गए टेंजेंशियल एक्सलेशन निकालने की, क्या? एक तो डिफरेंशिएशन मार के और एक ये रहा, ठीक है? तो जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा, अदरवाइज टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं आएगा। तो बेटा डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन से। कैसे चेंज हो रही है? सेंट्रीपिटल, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी चीज सर्कल में रखने के लिए सेंटर से एक फोर्स क्रिएट करा जाता है। अब वो फोर्स कई रीजन से क्रिएट होता है। किस रीजन से? आप कहोगे सर्कल में इंसान अपने आप थोड़ी ना घूमेगा, जाहिर सी बात है कोई नहीं घूमेगा। तो गाड़ी जब अगर सर्कल में घूम रही है तो खुद सोचो गाड़ी को कौन घुमा रहा है? टायर के फ्रिक्शन। जब ऐसे घूमती है गाड़ी तो टायर का फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगता है हर पॉइंट पे, जिसके कारण वो गाड़ी क्या करती है? सर्कुलर मोशन करती है। लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे हम, मोशन ऑफ अ कार इन अ यूनिफॉर्म रोड या सर्कुलर ट्रैक। तो ऐसा नहीं कि अपने आप सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे पत्थर बांध के रस्सी से घुमाओ, तो रस्सी अगर टाइट नहीं रहती है तो पत्थर गोल गोल घूमता ही नहीं है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप
नहीं आएगा। तो अगली चीज जो आने वाली है डायरेक्शन को लेके वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसके कारण क्या पैदा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपका क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। एंगुलर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो एक ये फॉर्मूला हो गया बेटा जी, एक ये हो गया। तो क्लियर, ध्यान से सुनिए लीजिएगा, मैग्नीट्यूड बदलने पे होता है, मैग्नीट्यूड बदलने पे आता है। ठीक, तो अगला है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसे ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि इसके ऊपर ना इसकी डेरिवेशन भी करानी पड़ेगी मुझे। मेंस में इसकी डेरिवेशन का एक फॉर्मूला आया था, रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं इसको। और लिखते हैं किसको, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ए आर और ए सी लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला निकल के आएगा v²/r, जो मैं डिराइव करके दिखाता हूं आपको अभी। और दूसरा फॉर्मूला बनता है r⍵²। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, परंतु डेरिवेशन का एक पार्ट आया मेंस के ऊपर, इसकी इक्वेशन बनती है एक, जो 4 ऑप्शन में थी, सिर्फ प्लस माइनस की गड़बड़ी थी। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं, समझते हैं इस बात को। थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, जल्दी भी देखिएगा। कि मान लो यहां बना देता हूं मैं सर्कल, अगेन ये x हमारा, ये y। माइक चल रहा है मेरा? ओ सही है। मान लो a से पार्टिकल चला, यहां पहुंच गया रैंडमली, इसे मैं a' बोल देता हूं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसका जो r वेक्टर कहां जा रहा है, इधर, तो इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे, पक्का इधर जाएगा, इधर ही जाएगा एक, और बेटा जी 2। तो इसके आर वेक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा, ये आर वेक्टर बनेगा। ये अबे क्या गंदा गंदा बन गया। ये देखो, यहां पे क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा, आर साइन थीटा। ये थीटा हो गया, ये थीटा है। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया रेडियस का, किसका, रेडियस का, तो रेडियस का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं सीधे लिखता हूं, आर वेक्टर दैट इज रेडियस पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो बेटा जी थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टाइम। तो थीटा क्या हो गया हमारे पास, ओमेगा टी, क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से देखना चाहता हूँ पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कैसे बदल रहा है। तो जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुन लीजिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, इसे हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ रेडियस, पोजीशन वेक्टर ऑफ रेडियस गाइस। ये अब पोजीशन मिल गई और टाइम के टर्म में मिल गई है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉरी वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, dv/dr/dt, dx/dt बोलते हैं। तो यहाँ पे r है, देखो r वैसे भी क्या होता है, r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस, है ना, क्या होता है, r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यही तो है भाई, जब हम dx/dt बोलते हैं मतलब बॉडी x में चल रही है, dy/dt बोलते हैं बॉडी y में चल रही है, लेकिन अगर तीनों में चल रही है तो 3D बोल देते हैं। तो यहाँ देखो, इसको अगर आप डिफरेंशिएट मारेंगे dr/dt, तो बेटा जी एक बात जरा होल्ड डाउन करके सुनिएगा मेरी बात, इसको मैं बता रहा हूँ, लंच चल रहा है ना, चल रहा है। तो देखो इसका बड़ा डर लग रहा है भाई, r, अब मुझे बताओ cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और लगा दो साइड में आई कैप, इसके साथ में चिपका देना, ठीक है। फिर प्लस में क्या होगा बोलो, इसको और हटा देता हूं यहां से, इसके क्या होगा, आर तो कॉमन ले लिया मैंने बाहर ही, आर मैंने बाहर ले लिया कॉमन। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी और जे कैप। देखो जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो समझ में आ रहा होगा तो तेजी से, ठीक। तो ये बन गई मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन। अच्छा आर को मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं तो सही रहता, खैर छोड़ो। तो वेलोसिटी की क्या बन गई हमारे पास,
माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा आर ओमेगा cos omega t j cap. So this is called velocity of a particle in circular motion, है ना, in circular motion. ये अब लास्ट कहानी आ गई हमारी, वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर. एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, dv बाय dt. थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को. a dv बाय dt, इसको करो डिफरेंशिएट. अब देखो साइन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी. आ रहा है ना समझ में. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. बिल्कुल सही है. हाँ सर आई कैप. साथ में इधर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं कॉस का क्या होगा, माइनस में आएगा. तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस. तो हो जाएगा आर ओमेगा, बोलो आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप. अब हमारा लगभग आंसर बहुत क्लोज आ चुके हैं हम लोग. इसको निपटा दूं पहले यहां से मैं. देखिएगा ए देखो एक बात बताओ, क्या मैं माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं, या छोड़ो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, है ना. और बोलो प्लस, और बोलो नहीं आर साइन ओमेगा टी जे कैप. तो बेटा जी गौर से देखें आप जरा, अगर इसको गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें इसको, ये क्या है, आर. देखो कहाँ मर गया, ये रहा. तो यहां से कुल मिला के मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया सर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर. एम आई राइट. और गाइस माइनस क्या शो कर रहा है पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ, और सेंट्रीपिटल कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ. तो ये मेरा आ गया फॉर्मूला सेंटीपिटल का. इसे लिख देंगे ए सी, और मॉड लगा ले तो क्या बन जाएगा, ये ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. होप इट इज क्लियर गाइस. तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मैंने बोला था. आप देखो यहाँ पर ये आया कि नहीं आया. इसमें एक और चीज चेंज कर लो. वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा. तो ओमेगा की जगह पर रख दो वी बाय आर. तो ए सी का फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर बाय आर बन गया. समझ में आई कि नहीं आई बात. अच्छा चलो इतना कर लिया हमने, एक और चीज कर लेते हैं. अरे फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एम ए. क्या होता है, एम ए. कौन से फोर्स की बात चल रही है, सेंट्रीपिटल. तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल. तो बेटा जी फॉर्मूला क्या बन गया, एम वी स्क्वायर बाय आर. यही तो पढ़ाया था मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स. ये यहां से आ गया. ठीक है, समझ में आ गया सबको. मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, फटाफट सुनिएगा. सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस वेक्टर होता है. देखो यहाँ पे सारे रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रही है. आर वेक्टर ये थीटा, तो ये थीटा. आर की मैग्नीट्यूड का आर कॉस यहाँ, आर साइन यहाँ. ये एक्स हो गया तो आई कैप, वाई हो गया तो जे कैप. तो बेटा जी आर का क्या बना, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप. मुझे चाहिए टाइम के टर्म में, मुझे क्या चाहिए टाइम के टर्म में. और मुझे ये भी पता है कि सर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टाइम. तो थीटा क्या हो गया, ओमेगा इंटू टाइम. ये बन गया टाइम के टर्म में, ये बन गया थीटा के टर्म में. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट मारा मैंने. कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है. तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई. फिर इसको एक बार और मारा मैंने, तो मेरे पास ये आ गया. और गौर से देखो ये सारा का सारा क्या है, आर. तो फॉर्मूला तैयार. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अंदर की तरफ. ठीक है भाई, ये मैग्नीट्यूड आ गया. वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है. आपने ओमेगा की जगह पे वी बाय आर रखा है. एक और फॉर्मूला आ गया. ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते थे. तो आंसर आ जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो इसका दूसरा वर्जन क्या हो जाता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर. काफी हचपच हो गई है बट कोई नहीं, क्लियर है. समझ में आई बात. एक सेकंड रुकना. अब मैं आपको बताऊं मेंस में क्या पूछा था. मैंने इतनी सारी कहानी क्यों बताई, क्योंकि मेंस में ना डायरेक्ट नहीं पूछा था. एक बार ऐसे पूछा था कि ये कुछ दिया था ये, और 4 ऑप्शन दे रखे थे. उसको लिख दिया था थीटा. अब इसमें पता क्या चेंज किया था, सिर्फ प्लस
प्लस माइनस उबड़ खाबड़ कर दिए थे और 4 ऑप्शन सेट करके बोला था बताओ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कौन सा। यदि आप कंफ्यूज हो जाएं तो ये कर सकते हैं, आपके 4 नंबर मिलने वाले हैं और जिसकी मैथ सही है ना वो धड़ाधड़ इसको कर देगा, समझे। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये तो खैर क्या ही आएगा, ये दोनों में से कुछ आ सकता है। इक्वेशन बेस्ड आया हुआ है, आप पीवाई की चेक करिएगा, आंसर मिल जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो हमने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी कर लिया, ठीक, हमने टेंजेंशियल कर लिया, एंगुलर कर लिया, सेंट्रीफ्यूगल कर लिया। सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन चेंज करता है, क्या चेंज करता है, डायरेक्शन। और टेंजेंशियल क्या चेंज करता है, आपकी स्पीड, यानी एंगुलर स्पीड बदलता है ट्रैक के ऊपर। और एंगुलर तो दिख ही रहा है आपको साथ साथ, समझ आई बात। फटाफट छापो, मैं आगे बताऊंगा। देखो अभी तक हमने पैरामीटर पकड़े, मतलब अभी तक हमने देखा कि पैरामीटर्स क्या क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने लीनियर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, और हमने एंगुलर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अभी तक सारे पैरामीटर समझ चुके हैं, वहां तक कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा, खासकर सेंट्रीफ्यूगल वाला जो मैंने बताया लास्ट टाइम। तो अब उनके बेसिस पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचानना होगा। ये इस क्वेश्चन इनकी ट्रिक होती है। देखो ट्रिक भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। मान लो मैंने क्या बोला था अभी कि जिसका मैग्नीट्यूड ना बदले, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। अब देखो एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो आई कैप माइनस आई कैप, सॉरी जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप, तो डायरेक्शन चेंज तो हो रही है। तो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई बिना सेंट्रीपिटल होए तो घूमेगा ही ना बॉडी। तो यहां पे इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है हमारा जीरो। क्या होता है, जीरो, क्योंकि v क्या है हमारी, कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि v हमारा कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, देखो एरो नहीं मारा है। अगर मैं v के ऊपर एरो मारने कांस्टेंट लिखूं तो डायरेक्शन तब भी चेंज हो रही है, तो मतलब बदल जाएगा उसका। दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो बेटा जी ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा होता ना। अगर ए टी जीरो है तो अल्फा भी क्या होगा, फिलहाल अल्फा भी क्या होगा, जीरो। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन पूछा था असर्शन रीजनिंग मिला के या मेंस में बना के दे दिया था एक बारी, मेडिकल में पूछा हुआ है। बताइए कौन सा मोशन है जहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर भी एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है ना। अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म पे। नॉन यूनिफॉर्म की कहानी क्या है समझना जरा, यहां बनाया था ये ध्यान से देखो। अब मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है। अब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है भाई, है ना। तो देखो मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, AT आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या आ रहा है साथ में, AT, और अंदर क्या जा रहा है बताओ, AC। तो अब दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, ठीक है। दो एक्सेलरेशन और कितने एंगल पर है, दो एक्सेलरेशन आपके 90 डिग्री पर है। तो गाड़ी ट्रैक पे चलेगी तो सही, बट अजीब तरीके से चलेगी, मतलब ऐसे नहीं है धीरे 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 जा रही है गाड़ी। उस बड़े से ट्रैक छोटा सा तो होता नहीं है कि गाड़ी होगी, ट्रैक बड़ा सा होता है, तो गाड़ी कभी इधर भी होगी, कभी इधर भी होगी, कभी इधर भी होगी। क्योंकि जब ये दोनों आ रहे हैं तो भाई टेंजेंशियली कभी वो 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा होगा कर्व, हो सकता है अगले सेकंड में 20 चल गया, और एंगल भी बदल रहे। बात समझ में आ रही है। तो इसे कह सकते हैं ड्रिफ्ट मारना या गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव करना। ऐसे केस में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। और अगर नौसिखिया बंदा है और चला रहा है तो समझ लो ये 2-3 को लपेट देगा, जैसा होता है ना। मैंने भी बचपन में ठोक दिया था, 10वीं के पास होते ही मैं खड़े खड़े स्कूटर को ना, मेरा बड़ा जिद कर रहा था मैं अपने अंकल से, वो कह रहे नहीं तेरे को नहीं आता। हाँ, और मैंने बोला नहीं मेरे को आता, मैं 2 बार चला चुका हूं। तो मैं खड़े खड़े चेतक स्कूटर पे बैठ के उसका मस्त फर्स्ट गियर लगाया और तुरंत मैंने उसका क्लच छोड़ दिया, और सामने दीवार थी और यूं उड़ के गया, मतलब ज्यादा नहीं उड़ा, और बगल में खाली जगह थी, इस तरफ गिरने वाला था मैं। मैं पानी हो गया, मेरे को बड़ी लज्जा आई। और अंकल कह लेंगे ले हो गया तेरा, तो बड़ा कह रहा तेरे को आती है चलानी, जल ला चाबी दे।
एकदम चेतक था, ज़्यादा नया सा ही था और सर्विस हो गई आया था, बैंड हो गई उसकी, अच्छा हुआ टूटा नहीं। उसके बाद अंकल ने कभी नहीं दी गाड़ी। देखो फिर, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए बच के चलिएगा। आपको जब ड्राइवर सिखाता है ना गाड़ी लर्निंग पे, तो यूनिफॉर्म पे चलाना सिखाता है पहले वो, ठीक है। इसलिए स्पीड लॉक लगा रहता है उसमें, अगर पता हो आपको तो, ठीक है, ताकि मेरी तरह आप उड़ाए ना हवा में। देखें, तो यहां पे आ जाते हैं अब इसको, एटी और एसी का नेट होगा इधर, ये लग रहा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर 90 डिग्री पे आ गए हमारे, इसे बोलेंगे हम बीटा। क्या बोलेंगे इसको हम? बीटा बोल लो, इसको थीटा बोलने वाला हूँ, या मर्जी थीटा बोलो, चल जाएगा। देखो ध्यान सुनो, इन दोनों के बीच में 90 है, परंतु नेट जो रिजल्टेंट आ रहा है आपका, नेट एक्सीलरेशन आ रहा है ए, वो कैसे निकलेगा? पहले तो लिख लो इसमें क्या, एक तो इसमें एसी भी है, सेंटीमीटर तो होना ही होना है, इसके अंदर एटी भी है, इस बार एटी है क्या, इस बार हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। एक और बात सुनो गौर से, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, पता है कंफ्यूजन, सुनो ध्यान से, अगर मैंने ऐसा लिख दिया मतलब पता है कि टेंजेंशियल नहीं रहा, फिर ये आ गया नेट एक्सीलरेशन। नेट पता समझ रहे हो, इन दोनों का नेट मिला के आ गया एक। अगर मैं एरो को छोड़ दूं एज इट इज, तो ये दो चीज चेंज कर रहा है अब, क्या, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगाने के बाद टेंजेंशियल बनता है। ये भी एक छोटी सी बात है जो क्वेश्चन में गलती पकड़ लेते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो ये दोनों होंगे इस बार, दोनों। तो अगर दो है और आपके एंगल पर हैं, देखिए ये रहा मेरा AC और ये रहा मेरा AT, तो बेटा जी दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, इसको मैंने थीटा मान लिया है। अब एक और बात सुनो, बाय डिफॉल्ट हम थीटा वर्टिकल से मानते हैं, लेकिन कई बार इससे ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना खुद से। अरे इधर से ले रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे पहले ए नेट निकाल ले, ए वो क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो बेटा जी AC क्या है, आप चाहे कुछ भी लिख लीजिए, आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होता है हमारे पास, आर अल्फा, आर अल्फा का होल स्क्वायर। ये बन गया मेरा डेरिवेशन, फॉर्मूला बन गया। वेक्टर ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ए नेट क्या होगी, तो यहां से देखो डायरेक्शन क्या है आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC बाय AT। अब वैल्यू डाल सकते हो आप खुद से, एक तो ये बन गया। अगर आप इससे लेना चाहते हो, बीटा लेना चाहते हो, तो 10 बीटा क्या हो जाएगा, 10 बीटा वुड बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, AC है क्या 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 क्या, ये 80 था ना, ये 80 बाय AC, ऐसे बना लो, तो ये भी बन गया। समझ लगी क्या? तो आपको क्वेश्चन में खुद पहचानना होगा, ठीक है, बताएगा नहीं कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपको आधी बता देगी कि यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीज कवर कर ली है, आपके सारे पैरामीटर, सारे सर्कुलर के पार्ट जो भी होते हैं, आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। सो रिक्वायर्ड थ्योरी आई हैव टोटली कवर्ड, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, ठीक है। हाँ, रोटेशन की कुछ इक्वेशंस होती हैं, उसे आप डायरेक्टली रट लीजिए, क्योंकि पेपर में अगर आता तो लिख लीजिए इसका। देखिए सिंपल सी बात है कि लीनियर और एंगुलर में क्या क्या चेंज होते हैं, फटाफट देख लीजिए। एंगल में यहाँ पे होता है S, यहाँ पे होता है थीटा, है ना, यहाँ पे होता है V, यहाँ पे होता है ओमेगा, यहाँ पे क्या होता है A, यहाँ पे क्या होता है अल्फा, है ना, फॉर्मूला आपको पता ही है। और इसके बाद यहाँ पे होता है फोर्स, यहाँ पे होता है टॉर्क, ठीक। और क्या होता है फोर्स के बाद, हाँ मास होता है, यहाँ पे इनर्शिया होता है, यहाँ पे होता है V इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ पे हो जाता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा T, यहाँ पे होता है आपका S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा जी यहाँ पे हो जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट T प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है ये, फटाक से देखते हैं। और यहाँ पे होता है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, यहाँ पे होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। एक और इक्वेशन होती है SNth वाली, वो होती है आपकी U प्लस A बाय 2n माइनस 1, n होता है टाइम, n क्या होता है टाइम, तो यहाँ पे क्या होता है थीटा nth, वो होता है आपका
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 और ये चला गया बाहर बाउंड्री से 2n-1 जो भी है, मतलब आपको इस पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा सिर्फ स्टिक टू दिस ऑल फॉर्मूलाज, ये भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है इस टॉपिक से। कल की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस वेक्टर के लेंगे हम, कुछ प्रोजेक्टाइल के लेंगे और कुछ इसके लेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से कंप्लीटली आप रेडी हो जाएंगे पेपर के लिए, बट आपको याद होना चाहिए, बस अप्लाई करना मैं कल सिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए, और सब्सक्राइब करना तो कर देना भाई। चलिए।